गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो हमारा नया चैप्टर जो है वन शॉट के लिए द लिविंग वर्ल्ड, जो कि पहला टेस्ट 31 जनवरी को है और रिवीजन टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है, जिसमें बॉटनी में लिविंग वर्ल्ड आ रहा है और जियोलॉजी में आपका ब्रीदिंग आ रहा है। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में जो एनसीईआरटी के एक वर्ड है हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये वीडियो मुश्किल से 45-40 मिनट का होगा, सारा कवर करेंगे और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कितना पढ़ना है इस चैप्टर में आपको। ठीक है, जो नया एनसीईआरटी है उसमें द लिविंग नाम का एक टॉपिक है जो नहीं दिया हुआ है, तो उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है और लास्ट में टैक्सोनॉमिकल एड्स को हटा दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के सारे स्लाइड्स यहाँ पे हैं। एक एक वर्ड एनसीईआरटी ले लीजिए और पेंसिल ले लीजिए और साथ में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले ये वाले पोर्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है पहला, लिखा है बायोलॉजी इज द science of the life forms and living processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. कह रहा है कि लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि इस धरती पे कितने तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, इन सबको मिला के हम लिविंग वर्ल्ड नाम दे रहे हैं। ओके, अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. Inanimate का मतलब होता है नॉन लिविंग, इनएनिमेट का मतलब क्या होता है बाबू, नॉन लिविंग, और एनिमेट का मतलब होता है लिविंग। तो कह रहा है पहले के जो लोग थे वो एनिमेट और इनएनिमेट यानी लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर कर पा रहे थे। ठीक है, अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such form of inanimate and animate objects was the sense of awe और फियर दैट दे इवोक। तो कह रहा है कि वो लोग एनिमेट और इनएनिमेट को चेक करने के लिए सेंस का सहारा ले रहे थे कि अगर किसी को छूने से वो रिएक्ट कर रहा है तो वो लिविंग है, अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो नॉन लिविंग है। ओके, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या लिस्ट होने चाहिए, क्या क्या वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे ये पता चलता है कोई लिविंग है कि नहीं। तो ये बहुत बाद में शुरू हुआ इसका खोजबीन। सोसाइटीज विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। इसमें देखो यहाँ पे कह रहा है कि सोसाइटीज, जो यहाँ पे एक वर्ड है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। तो एंथ्रो, जहां पे वर्ड एंथ्रो आ जाता है उसमें उसको हम बोलते हैं मैनमेड। मींस कह रहा है कि इस सोसाइटी में ह्यूमन द्वारा क्या डेवलपमेंट हुआ, इसकी जो खोजबीन थी बहुत आगे हद तक नहीं जा पाई। सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification. The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarity among living organisms both horizontally and क्या vertically। कह रहा है कि सबसे बड़ा यहाँ पे खोज जो ये हुआ कि हम क्या करने शुरू किए, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको सिमिलरिटी के हिसाब से बांटने लगे। वर्टिकली और हॉरिजेंटली का मतलब यह है कि हमें अपने आसपास से जो सिमिलरिटी मिल रही है उनको ग्रुप में इकट्ठा करने लगे, और अगर हमें कुछ किसी दूर गए ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो हमसे मिलता जुलता नहीं है उसमें भी हम सिमिलरिटी खोजने लगे। तो वही लिखा है कि सिमिलरिटी हम दो बेसिस पे कर रहे थे, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। ओके, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू each other and also to all organism that ever live on this earth। तो हम अभी जो रह रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना चाह रहे थे, जो पहले रहे हैं उनको भी हम चाह रहे थे स्टडी करना। was a revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। In the following chapters of this unit you will get a description। तो देखो ये जो आपका पेज है पहला, इसमें कुछ खास बातें नहीं है, वो बस ये कह रहा है लिविंग वर्ल्ड जो हमारा एक यूनिट है, इस यूनिट में क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या कहाँ शुरुआत करनी है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। ये थे बाबू हमारे पहले साइंटिस्ट, हमारी किताब का पहला, याद रखना है इनके बारे में भी अब पूछा जा रहा है तो थोड़ा थोड़ी बातें यहाँ पे भी देख लेंगे। तो ये है अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर जो कि 1904 से 2004 एकदम मतलब 100 साल जिए हैं। ठीक है, तो कब जिंदा थे कब मर गए ये सब नहीं पूछा है। सबसे पहली बात, ये कैम्पटन जर्मनी में बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट थे ये। ठीक है, इन्हें हम सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा कि हु इज द डार्विन ऑफ
20th सेंचुरी। इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन ही बनेगा। ही वॉज द क्या 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, मतलब 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से इनका भी नाम आता है। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। जहां पे वो पढ़े वहीं पे पढ़ाना शुरू कर दिए, 1953 से 1975 तक पढ़ाए वो। ओके, एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, एंड राइटर्स, ये सब नहीं पूछेगा आपको, ये स्टार मार्क कर लो ये वाला कि डार्विन, ये क्वेश्चन अभी तक बनेगा, और ये दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा 100 ग्रेटेस्ट में से नाम था इनका। ओके, throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and the history and philosophy। मतलब चिड़िया के भी विशेषज्ञ थे। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है he almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of the evolutionary biology that is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species। तो स्पीसीज वगैरह के बारे में, पायनर का मतलब होता है शुरू करना, इन्होंने ही शुरू किया था। बायोलॉजी के मतलब स्पीसीज वगैरह क्या है इनके बारे में जानना। इन्होंने ये अवार्ड के बारे में देखो, 3 prizes widely regarded as the ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने 3 अवार्ड जीता जिसको हम ट्रिपल क्राउन, क्राउन का मतलब होता है मुकुट। The Balazan Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994 and Crawford Prize in 1999। और ये 2004 में 3 इनाम के नाम है। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बस ऐसे ही आप एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो टिक कर सकते हैं। ओके, चैप्टर पे आते हैं, लिविंग वर्ल्ड। How wonderful is the living world? The wide range of living type is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, चाहे वो ठंडा पहाड़ हो, चाहे वो एक ऐसा फॉरेस्ट हो जो डिसीडुअस है, जो पतझड़ वाला है, ओशन हो, फ्रेश वाटर लेक हो, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग हो जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। लीव अस स्पीचलेस, देख के हम एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस, दौड़ते हुए घोड़ों की वो सुंदरता। द माइग्रेटिंग बर्ड्स, बर्ड्स का इधर से उधर जाना। द वैली ऑफ फ्लावर, वो फूलों की घाटियों को देखना। और द अटैकिंग शार्क इवोक्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, यानी कि हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है, हमें देख के आश्चर्य होता है कि ऐसा नेचर कैसे बना सकता है, इतना सुंदर कुछ कैसे हो सकता है। The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को देखते हैं, किसी के सेल के अंदर बने केमिकल्स मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे ये लाइफ है क्या, ये लाइफ है क्या। This question has 2 implicit questions within it। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और छुपे हुए हैं। The first is technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living। तो पहला क्वेश्चन ये छुपा है कि लिविंग क्या है जो नॉन लिविंग से उनको डिफरेंशिएट करता है। एंड द सेकेंड इज अ फिलोसफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। दूसरा ये कहता है लाइफ क्या है, मतलब साइंटिफिकली देखें तो लाइफ क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा जिंदगी क्यों, जैसे कभी कभी हम शायर अंदाज में आते कि लाइफ क्या है, क्या फायदा है सब कुछ करके। तो 2 क्वेश्चंस है यहाँ पे। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा जो शायर वाला क्वेश्चन है कि लाइफ है क्या, इसको हमें नहीं जानना है। हमें साइंटिस्ट वाले फोकस करना है कि लिविंग क्या है, लाइफ क्या है, कैसे कोई जिंदा है, कैसे कोई मर जाता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो आपके नए एनसीईआरटी में नहीं होगा, वो पुराने एनसीईआरटी से लिया गया है और बाबू सिलेबस है, ये सिलेबस में है। तो देखेंगे व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम डिफाइन करते हैं लिविंग को तो हम ये देखते हैं कि क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग के द्वारा दिखाए जाते हैं, जो नॉन लिविंग के द्वारा नहीं दिखाए जाते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organisms। तो ये सब कुछ यूनिक फीचर दिए गए हैं। जैसे क्या, जैसे यहां पे लिखा हुआ है
ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, याद रखेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सब हमारे दिमाग में एक ढांचा तैयार करता है कि जो लिविंग होते होंगे वो ये सब के बारे में, मतलब इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते होंगे, छूने पे कुछ ना कुछ हिलते डुलते होंगे, बड़ा होते होंगे, ग्रोथ मतलब वही है, रिप्रोडक्शन करते होंगे, ये सब चीजें। वन कैन ऐड a few more features like metabolism, ability to self replicate, self organize, अपने आप को खुद व्यवस्थित करना, interact and emergence to this list। कह रहा है कि जो हमने ऊपर अभी देखा, ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेंस इन्वायरमेंट की एबिलिटी, इसके अलावा कुछ और फीचर जोड़ सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हुआ, एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज हुआ, ये सब चीजें भी कैरेक्टरिस्टिक में आती हैं। किसमें आती हैं? तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर डिफाइनिंग फीचर तो 3 ही है, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक मेटाबॉलिज्म और एक कॉन्शियसनेस। तो वो डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये होता है ऐसा फीचर जो लिविंग के पास होना ही चाहिए, और बाबू एकदम 100% होना चाहिए, और कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है पूरे दुनिया में जो ये फीचर ना रखता हो। ऐसे फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फीचर जो कुछ लिविंग के पास है, कुछ के पास नहीं है, उनको हम कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर में, याद रखेंगे। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ठीक है। सबसे पहला ग्रोथ को हमने टॉपिक दिया है, तो सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन क्या? मास, और इंक्रीज इन नंबर यहां पे दिखा रहा है ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के, यानी कि नंबर में बढ़ना और बाबू मास में बढ़ना, ये ग्रोथ बताता है। क्या बताता है? ये ग्रोथ बताता है। देखिए ध्यान से, ओके। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। कोई अगर मल्टी सेलुलर है, कोई क्या है बाबू? अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर है, तो सेल डिवीजन से ग्रो करता है वो, यानी कि अपना नंबर कैसे बढ़ाता है? सेल डिवीजन से बढ़ाता है, ठीक है। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू देयर लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन बनेगा यहां पे इसमें से, कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ग्रोथ यानी सेल डिवीजन उनके मरते दम तक होता है? तो वो कौन है बाबू? वो है प्लांट। प्लांट हमेशा ग्रो करता रहता है, प्लांट हमेशा, ऐसा कोई और ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, एनिमल तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है बाबू? इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन only up to a certain age. However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell। कह रहा है अब हमारे बॉडी में, एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन खत्म हो जाता, लेकिन हमारे बॉडी में सेल डिवीजन तभी होता है ग्रोथ के बाद, जब हमें जरूरत होती है, कोई सेल मर गया, कोई इंजरी हो गई, तब वो रिप्लेस होता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में हमेशा वो चलता रहता है, प्लांट में हमेशा ग्रोथ होती रहती है। तो ये उसका यूनिक फीचर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान देंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स। इन विट्रो माने लैब में बना के, लैब में हम एक बैक्टीरिया रख दिए और उसका डिवीजन देख रहे हैं। तो कह रहा है कि एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से डिवाइड करता है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कह रहा है मेजॉरिटी प्लांट और एनिमल्स में जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो एक्सक्लूसिव माने जाते हैं। ये माने जाते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो वो ग्रो करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। वन मस्ट, लिखा है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर बॉडी में मास में वृद्धि हो रही है, अगर किसी के मास बॉडी का बढ़ रहा है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, कह रहा है। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर आप कह रहे हो कि बॉडी का मास बढ़ने से ग्रोथ होती है, तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी अगर नंबर बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, आप 4 ईंटा रखे थे, 5 ईंटा और रख दिए तभी तो वो बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर रहे हैं। जैसे माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए बड़े बड़े, ठीक है, सैंड माउंट्स हो गए बड़े बड़े चट्टान,
However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is from inside. Very very इंपॉर्टेंट पूछता है कि एक ऑर्गेनिज्म कोई ग्रो कर रहा है और एक कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका अंदर से सेल ग्रो कर रहा है तब वो बढ़ रहा है, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसमें जो है बाहर से ग्रोथ हो रहा है, एक्सट्रिंसिक है वो। ये दोनों याद रखना है आपको। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ, इसीलिए अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, हम नहीं कह सकते कि ग्रोथ भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। एक किसी लिविंग को डिफाइन करने का कोई ये फीचर एक नहीं है। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. तो हम कहते हैं growth is a characteristic of a living organism, ना कि क्या है ये defining feature, क्योंकि जो अब देखो क्यों, a dead organism does not grow, तो characteristic कहा जाएगा। कोई पूछे कि कैसे आप कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टरिस्टिक है, असर्शन में दे देगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर फीचर है ग्रो, तो आप कह देंगे कि क्या इसका रीजन क्या होगा, कह देना बिकॉज डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए दूसरा तर्क आता है रिप्रोडक्शन, कि क्या रिप्रोडक्शन आपका फीचर है, डिफाइनिंग फीचर कि नहीं। चलो देख लेते हैं। इज ए कैरेक्टरिस्टिक, क्या है ये, पहले ही कह दिया ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक है। In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parent। तो कह रहा है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एक ऐसी प्रोजनी, बच्चों का, जैसे कि कोई पेरेंट्स है उनसे जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, कह रहा है इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वेरिएशन देख रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, और हम यहां पे एसेक्सुअल भी कह सकते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। कह रहा फंजाई का जो जनरेशन आगे आता है वो स्पोर्स की वजह से आता है, वो स्पोर्स उड़ के जहां जाते हैं नया नया फंजाई बना देते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, in lower organism like yeast and hydra we observe budding। हमें क्या देखने को मिलता है, बडिंग देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक ईस्ट है या हाइड्रा है, उसके साथ क्या होता है देख लीजिए। जैसे कोई भी एक हाइड्रा है, ऐसे मान लो हाइड्रा होता है, इसके बॉडी से एक छोटा सा पार्ट निकला जिसे हम बड बोलते हैं। उसके बाद जब ये बड बड़ा हुआ तो टूट करके जमीन पे गिर गया और यहीं से एक नया हाइड्रा जन्म लेता है, तो इसे कहते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं इसको बडिंग बोलते हैं। और बडिंग कहां देखने को मिलता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। इन प्लेनेरिया, जैसे फ्लैटवर्म दिखा हुआ है, इन प्लेनेरिया, एक सेकंड रुक जाओ से, सबका हो गया, रख दो यहीं पे। वीडियो बना रहे हैं ना एक्चुअल में, अभी खा लेंगे, रख दो। खिला दो, खिला दे रहे हैं सर। हाँ, खिलाएगा ना आपको? अरे यार वीडियो रिकॉर्ड करके हम आ रहे हैं छोड़ के। खिलाओ खिलाओ। तगड़ा है। मैं हाइड्रोकार्बन का वो सब पी बना दे रहा हूँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पहला पेपर ध्यान बनाइए। नहीं इसमें वीडियो, हाँ ठीक है, वो वहां पे दे दिए हैं, 19 क्वेश्चन क्या परसों पूछ लीजिए। इन प्लेनेरिया में क्या होता है, जैसे प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म जो है प्लेटिहेलमिन्थस फाइलम का है। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, प्लेनेरिया में क्या होता है बाबू, जो प्लेनेरिया बड़ा सा होता है, इसमें ऐसे हम काट दें तो सब नए नए प्लेनेरिया बना लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। हर एक पार्ट इसका फिर से ग्रो कर जाता है। ओके, अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी
एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आपने देखा। द फंजाई, ध्यान से देखें, द फंजाई, फंजाई में क्या है? द फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा। मॉस में प्रोटोनिमा याद है तुम लोग को? याद है प्रोटोनिमा स्टेज? प्राइमरी स्टेज होता था, सेकेंडरी होता था, प्राइमरी प्रोटोनिमा होता था, सेकेंडरी लीफी स्टेज होता था। तो वही कह रहा है, लीफी स्टेज, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय क्या? इंसर्ग में। तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं एक और क्वेश्चन की पूरे किताब में जहां जहां फ्रेगमेंटेशन होता है वहां का पूरा दे दिया। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का मतलब छोटा सा पार्ट से एक नया पार्ट जनरेट हो जाना। ठीक, अब देखो रीजनरेशन में उसमें अंतर क्या है पूछोगे ना, तो इससे थोड़ा सा पार्ट जनरेट होता है और उससे पूरा पार्ट रीजनरेट होता है। ट्रू रीजनरेशन मतलब इसमें थोड़ा सा पार्ट जनरेट होता है, उसमें पूरा पार्ट रीजनरेट, तो इसलिए बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। ओके, व्हेन इट कम्स टू अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विथ ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो ग्रोथ का मतलब ही होता है क्या? ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन, है ना? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ग्रोथ, क्योंकि वही रिप्रोडक्शन से ही ग्रो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सेल जो है बहुत ग्रो कर सकता है, नहीं, डिवाइड होता है बस, तो ग्रो का मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल number or mass, hence we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. यहीं पे थोड़ा सा स्टार पॉइंट लगा देना कि हम रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं कहते हैं कि वो डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बाबू रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, which do not reproduce, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब बाबू एकदम इनफर्टाइल होते हैं, ये बिल्कुल भी बच्चा पैदा नहीं करते, लेकिन जीवित तो है ना, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining character of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by क्या? Itself. कह रहा है कि वो अलग बात है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना तो रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग होकर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? ओके, आ रहा समझ सबको? एंडर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज क्या? मेटाबॉलिज्म। अभी तक एक को हम लोग को नहीं मिला क्या? डिफाइनिंग। हमने क्या पढ़ा अभी? ग्रोथ, और क्या पढ़ा? अभी तक हमें कोई डिफाइनिंग नहीं मिला। चलिए ये मिल सकता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ क्या? लास्ट वाला बोलिए आप लोग। मेड अप ऑफ दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शन आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर क्या? कह रहा है कि ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बड़े बड़े बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, दिस कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो हमारी बॉडी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल से टूट के छोटे बन रहे हैं, इन सब कन्वर्जन को हम बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? देयर आर thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ओके, बी दे यूनिसेलुलर और चाहे वो यूनि हो चाहे मल्टी। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट क्या? मेटाबॉलिज्म। तो कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो, फंजाई हो, माइक्रोब, सबके पास क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना इसको, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज क्या? मेटाबॉलिज्म। समझ रहे बाबू? ओके, अब देखिए क्या लिखा आगे। द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एग्जिबिट क्या? एग्जिबिट माने यहां नो लिखा है, नो लिखा है ना, कह रहा है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बाहर डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब बाहर हम दिखा सकते हैं, किसके अंदर? सेल फ्री सिस्टम मतलब लैब में। एंड आइसोलेटेड metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non क्या? non living। कह रहा है कि अगर हम कोई सेल बाहर निकाल करके उसमें का रिएक्शंस देख रहे हैं, ना तो हम उसको लिविंग कहेंगे ना तो नॉन लिविंग कहेंगे। Hence,
while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro और क्या not living things but surely living reaction कह रहा है। देखो कि कितना स्मार्टली लिखा हुआ है। मान लिया कि डिफाइनिंग है, ठीक, लेकिन कह रहा है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम इन विट्रो लैब में कर रहे हैं वो लिविंग तो नहीं है, लिविंग नहीं है, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है। वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग नहीं है, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहे हैं उसके अंदर, लिविंग हो रहे हैं। ठीक है बाबू, स्टेटमेंट आएगा, ध्यान रखेंगे। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड। तो हमें पहला डिफाइनिंग फीचर मिल चुका है। ओके, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट, यही है ना, obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli। स्टिमुलाई मतलब बाहर से जो कुछ भी रेस्पॉन्ड दिया था उसको स्टिमुलाई कहते हैं, which could be physical, chemical और क्या बायोलॉजिकल। ठीक है, कह रहा है सबसे जो तगड़ा फीचर है बाबू वो ये है कि अगर तुम किसी को छुओ, छूना मतलब फिजिकल हो गया, तुम उस पर केमिकल ही डाल दो या बायोलॉजिकली मतलब कोई भी तरह से तुम उसको, तो तुम उसके टच में आ रहे हो किसी भी तरीके से, तो वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, आई, ईयर, नोज, टंग, ये सब। बोले यस। प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, हाँ, पॉल्यूटेंट्स, ये सब। कह रहे हम लोग तो कर ही रहे हैं, शायद प्लांट भी सब करते हैं। जब देखते हैं धूप आता है तो उनके पत्तों का जो अलग व्यवहार होता है ना, और ये सब चीजें। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू क्या, इन्वायरमेंटल क्यूज। तो कह रहा है कि चाहे कोई छोटा सा प्रोकैरियोट हो, चाहे कितना भी भारी यूकैरियोट हो, सब जो है इन्वायरमेंट के सेंस, मतलब सब लोग इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड इफेक्ट का मतलब होता है कि, लिख दो वहीं पे, फोटो पीरियड का मतलब होता है कि लाइट का इफेक्ट रिप्रोडक्शन पर, लाइट का इफेक्ट रिप्रोडक्शन पर। ओके, अब देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स मतलब कि ये केमिकल रेस्पॉन्स कह रहा है, किसी के बॉडी के अंदर केमिकल जाएगा तो वो उसका स्टिमुलस करेगा, उसके लिए रेस्पॉन्ड करेगा, है ना। जैसे तुम्हारे बॉडी में केमिकल चला जाए तो तुम क्या करो, तुम्हारे आंख में चला जाए, तुम आंख ऐसे से करते हो, अगर मुंह के रास्ते कुछ चला जाए तो उल्टी कर देते हो, तो हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। इससे पता चलता है कि जो कॉन्शियसनेस है बाबू, जो हम इसे हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है क्या, हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, देखा जाए कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता होगा। बताओ, कोई हिंदी में सुनिए क्या इसमें? नहीं, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, सचेत होना, जागरूक टाइप का। जैसे एक होता अचेत, एक होता सचेत। तो जो मर गया अचेत है, सचेत मतलब तुम, हाँ, चेतना मतलब वही चेतना, सही कह रहे हो, चेतना। ओके, कहां थे हम लोग? हाँ, तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ। तो हमें दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिल गया, एक क्या मिला था अभी, मेटाबॉलिज्म, दूसरा क्या मिला, कॉन्शियसनेस। Okay, when it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospital virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are such patient who never come back to normal life living और क्या? Are such patient who never come back to normal life living और क्या? अब बताओ एक सवाल, बताओ। ये इसका जवाब सीधा नहीं है, टेढ़ा है। फिर हम हेल्प लेते हैं किसकी? हाँ, हम लोग गूगल की हेल्प ले लेते हैं। आर कोमा पेशेंट अलाइव और डेड?
जानते हो क्या आंसर आएगा? अलाइव। देखो क्या लिखा है, alive, but in a profound state of unconsciousness, unable to be awakened and unresponsiveness to their environment. Unlike brain death, a coma patient typically still has some brainstem functions. बात यह है कि कोमा के दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक जो वापस आने का चांस है, दूसरा वापस आने का चांस नहीं है। अगर चांस है तो हम लिविंग कहेंगे, अगर चांस नहीं है तो क्या कहेंगे? जैसे बात यह है कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और एक क्या फीचर होता है डिफाइनिंग, वो तो नहीं है, और कौन सा होता है? सेलुलर, वो भी है, बस एक ही नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एलाइव ही मान लो। क्या मान लो? क्योंकि कभी ना कभी तो कॉन्शियसनेस आ जाएगा। चलो, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिनन are due to underlying interactions. Property of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent क्या सेल। कह रहा है कि जो टिश्यू है उसका जो फंक्शन है वो किसी सेल के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन टिश्यू का फंक्शन सेल की हेल्प से होगा। ये समझे? जैसे मान लो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अच्छा, सेल के अंदर टिश्यू है कि टिश्यू के अंदर सेल है? सोचो, कह सकते हैं ना टिश्यू के अंदर क्या है। तो कह रहा है कि जो टिश्यू का फंक्शन है, देखो फिर से, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल, कि सेल के अंदर टिश्यू का फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है सेल, क्योंकि सेल को ही इकट्ठा करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट रिप्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल constituent of the organelle but arise as a result of क्या? Interactions among the molecular component comprising the organelle. These cells, उसी तरह से जो सेल का फंक्शन है वो सेल ऑर्गेनल के अंदर नहीं है, लेकिन सेल ऑर्गेनल से ही क्या मिलके बने हैं? पूरा सेल बना है। समझ रहे हो ना? ये कह रहा है। ओके, the interactions result in emergent property at higher level of the organism. This phenomenon is true in the hierarchy of organization. Hierarchy समझते हैं? कई जगह आया होगा ना हायरार्की, कई जगह ही आया होगा। हायरार्की मतलब होता है ना कि किसी भी सिस्टम में लोगों का अरेंजमेंट किसी लेवल पे, कि ये फर्स्ट लेवल वाले लोग हैं, ये सेकेंड लेवल वाले लोग हैं, ये थर्ड वाले हैं, इसको हम हायरार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? हायरार्की नहीं, हायरार्की। ठीक है। Therefore, we can say that living organisms are क्या? सेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या करने की? सेल्फ, अपना खुद का कॉपी बनाने का। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से कोई भी मिलने वाले स्टिमुलस के रेस्पॉन्स देंगे वो। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Biology is story of evolution of living organism on earth. All living organisms present, past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degree. कह रहा है कि हम सब के पास जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, सेम है, ATGC से बना है सब, लेकिन उनकी डिग्री अलग अलग है, मतलब उनका वेरिएशन क्या है? अलग अलग, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। समझ गए? ये कहना चाह रहा है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन आ जाता है। देखो पहले देखो डिफाइनिंग फीचर में कौन कौन आता है। देखो ये याद है डिफाइनिंग फीचर? बोलो। ये नहीं, ये डिफाइनिंग फीचर और ये डिफाइनिंग फीचर। तीन डिफाइनिंग फीचर होते हैं और बाकी कैरेक्टरिस्टिक सारे हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ऑल डिफाइनिंग फीचर आर कैरेक्टरिस्टिक बट ऑल कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्या हुआ? थ्रू क्या? इवोल्यूशन? नहीं। अब जैसे मान लो कि किसी कोई भी स्टेराइल है, कोई इनफर्टाइल है, तो उसका तो इवोल्यूशन नहीं होगा, काहे कि उसके कोई बच्चे ही नहीं होंगे, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो उसका कैसे अडॉप्टेशन होगा? समझ गए ना? बस तीन तो याद रखेंगे। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफाइनिंग फीचर क्या है। चलो, हाँ, ऑल डिफाइनिंग फीचर आर कैरेक्टरिस्टिक बट ऑल कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। चलिए, यहां से नए वाली किताब में दिया हुआ है ना? पहली पेज पे दिया है क्या? बताओ, इतना पढ़ के हम लोग पहला पेज पे आए थे। अच्छा, मान लो इतना पढ़ा दिया और रिकॉर्ड नहीं हुआ हो, ऐसा बहुत बार हुआ है, हो रहा है। चलो
अब देखिए, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो कितने वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बीट पॉटेड प्लांट, गमला में पौधा रखा हो, इंसेक्ट्स हो आप लोग की तरह, चिड़िया हो, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देर आर ऑल्सो सेवरल organisms that you cannot see with your naked eye। हम नंगी आंखों से कई ऑर्गेनिज्म देख ही नहीं पाते हैं, बट they are all around। if you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase। obviously if you were to, कह रहा है कि जो तुम अगर तुम मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एरिया मेरा एकदम बाधित है, ये 4 दीवारी के अंदर मुझे दिख रहा है, तो हमारे पास कितने लोग दिख रहे हैं? 3 2 5 6 लोग, ऐसे मान लो। अगर मान लो हम थोड़ा और बढ़ा दें तो हमें 60 लोग दिखेंगे, 600 लोग दिखेंगे, दिखेंगे नहीं दिखेंगे? तो वही कह रहा है अगर हम अपना एरिया बढ़ा दें देखने का तो हमें नंबर भी बढ़ जाएंगे। एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, कह रहा है क्या, कहा गया, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग organism in it। each different kind of plant, animal or organism that you see represent a क्या, हाँ आप जो भी जिसको भी देख रहे हैं वो कोई ना कोई स्पीसीज है। वो क्या है? वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। द नंबर ऑफ, क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड बिटवीन कितना, 1.7 से, अब देखो इकोसिस्टम में क्या पता पढ़े थे हम लोग, 7 में कितना था? रॉबर्ट में 7 मिलियन ना, हाँ प्लांट एनिमल मिला क्या था? 7 मिलियन। कॉन्फिडेंस है नहीं आता है, तो 7 मिलियन था। यहाँ पे क्या लिखा है तो याद करना पड़ेगा, भी स्टेटमेंट आएगा तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोवर्सी है थोड़ा सा। ओके इतने होते हैं मिलियंस। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ क्या, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर हियर दैट as we explore new area and even old ones, new organisms are continuously being क्या, हमें मतलब जो अगर हम नया अपना एरिया चेंज करते रहेंगे तो हमें नए नए ऑर्गेनिजम्स मिलते रहेंगे। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world। We know the plants and animals in our क्या own area by their local names। अब हम लोग आ रहे हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ, किधर की तरफ आ रहे हैं? नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो हम कह रहे हैं हमारे घरों में हम लोग आलू को क्या बोलते हैं? आलू बोलते हैं। और तुम चले जाओ कहाँ पे उसका अलग नाम है। जैसे आप चले जाओ मुंबई में उसको बटाटा बोलते हैं, हम लोग यहाँ प्याज बोलते हैं, वो लोग कांदा बोलते हैं। तो अब देखो वो अब सबको पता है कि जो प्याज है, जो आलू है, वो हम देख के बता देंगे, लेकिन तुम हिमाचल प्रदेश चले जाओ, तुम अरुणाचल चले जाओ, तुम ईस्ट में मतलब तुम नॉर्थ वेस्ट कहीं चले जाओ, सबका अलग अलग उसका नाम है, लेकिन सब लोग उसका सब्जी बनाते हैं। तो अब देखो नाम उसे लोकल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? As stated earlier, there are millions of plant and animals in the world. We know the plant and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। कह रहा है कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें अगर वो दिखाई ना दे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नॉमेनक्लेचर। हम सभी देश, सभी स्टेट वाले इकट्ठा हो जाए, हमारे पास जितने भी स्टेट सबको इकट्ठा कर लो और कह दो ये आलू है, इसको आलू ही कहना। तो नहीं, एक काम करते हैं, इसका एक ऐसा नाम रख देते हैं जो उसका साइंटिफिक नेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइंटिफिक। अगर वो प्लांट से रिलेटेड है तो बोटेनिकल नेम, और अगर वो एनिमल से रिलेटेड है तो जूलॉजिकल नेम। और इसके बाद क्या किया गया? हम पूरा गठन किया गया और सबका नाम रख दिया गया, उसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो जैसे हमने आलू का क्या रखा हुआ है? सोलैनम ट्यूबरसम। क्या? सोलैनम ट्यूबरसम। तो अब तुम मतलब कहीं भी चले जाओ, सोलैनम ट्यूबरसम तुमको अगर तुम किसी शिक्षित व्यक्ति से कहोगे समझ जाएगा आलू मांग रहा है। हाँ, अब आलू वाले से नहीं, वो का जाना सोलैनम वोलैनम पढ़ा होगा तब ना बायोलॉजी। Hence, there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the, एक किसी ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में सेम नाम हो। This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature of naming is only possible when the organism is described क्या correctly and we know to what organism the name is attached to। This is क्या
तो अगर किसी को नॉमेनक्लेचर, किसी का नाम देना है, पहले आइडेंटिफाई तो करना होगा। जैसे अगर मान लो तुम्हें कुत्ते का नाम रखना हो तो क्या कहते हैं, टोनी, टाइगर, तो हमें पता है कुत्ता। लेकिन किसी का बच्चा हो तो क्या वो नाम रखते हैं हम जनरली? तो कुछ अच्छा सोचते हैं, थोड़ा एस्थेटिक हो, थोड़ा भगवान से मिलता जुलता हो, हम ये सोचते हैं। तो वही कह रहा है कि जब सब, अगर तुमको नॉमेनक्लेचर करना है किसी का, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि वो प्लांट है कि एनिमल है, कि एनिमल में भी कौन सा एनिमल है, समझ रहे हो ना? मान लो शेर का नाम रखना हो तो पिंकी नाम रखोगे? खुखार नाम होना चाहिए ना, हाँ कि सिम्बा रख दें, है ना, हाँ राक्षस रख दें, समझ रहे हो ना, ऐसा रखें। तो वही कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अब आगे देखिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, यही है ना, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in international code for क्या, botanical. तो प्लांट के नाम के लिए जो संगठन बनाया गया उसका नाम था ICBN। क्या नाम था? इंटरनेशनल कोड फॉर क्या, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड? एनिमल्स टैक्सोनोमिस्ट, टैक्सोनोमिस्ट मतलब जो जितने भी ये सब खोजबीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनको टैक्सोनोमिस्ट कहते हैं। हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ क्या, जूलॉजिकल, ICZN। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली क्या, वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपुल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मान लो हम कहें, हमको, हाँ, जैसे हम कहें कि कहीं चले गए इंग्लैंड, हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं कि हम खोज रहे हैं कुछ, क्या क्या खोज रहे हो बताओ, तो हम कहेंगे, हम झुक के ऐसे बताएंगे, ऐसे चलता है, दो पैर है, दो ऐसे चार पैर है उसके, पूंछ एक निकली हुई है, ऐसे बताएंगे ना, ऐसे जीभ निकाला रहता है हमेशा, तो कहेंगे ओ डॉग डॉग, तो कहेंगे हाँ हाँ वही वही वही। तो वही कह रहा है इसमें, देखो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन, अब ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन तो समझ में आ जाए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि वो नाम किसी और को यूज ना हुआ हो। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड scientific name to no organism. Each name has two component, the generic name and क्या, हाँ जेनरिक नेम मतलब जीनस लिख दो वहीं पे, स्पेसिफिक नेम मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब होता है क्या, स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज जानना है। जीनस और क्या, स्पीसीज। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड क्या, हाँ बाइनोमियल। बाय मतलब क्या होता है, टू, नोमियल मतलब नाम, हाँ दो वर्ड का नाम। द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लोस क्या, लिनियस, कार्लोस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द। तो नेमिंग सिस्टम किसने दिया था? This naming system using a two-word format was found क्या, convenient, इसी को अच्छा माना गया। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is क्या, Mangifera indica, Mangifera indica। अब तुम देखोगे ध्यान से तो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, लिखा है ना, अगर देखोगे थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, Mangifera क्या, इंडिका, ठीक है। तो अब देखो यहां पे दो चीजें आएंगी, देखिए क्या, लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल इंडिका इज अ क्या, स्पीसीज। तो किसी के नाम को देख के हम बता सकते हैं कि ये क्या है, जीनस है उसका, और ये क्या है, स्पीसीज है। तो नाम में ही दो चीजें छुपी हुई हैं। ओके, लेट अस सी हाउ इट इज अ, हाँ, इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीसीज का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। अब क्या क्या रूल्स हैं उसमें देखते हैं। पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन क्या, जैसे ऐसे समझो इसको, इसको समझने के लिए मान लो हम कहें कि का हो, है ना, मैं कह का हो, देखो का हो कैसा भाषा है, भोजपुरी। हमने लिखा कैसे, इंग्लिश में, समझ ना, हमने कहा का हो, लैंग्वेज कैसा है, तो जो हमने लिखा ना मैंगिफेरा इंडिका, वो भाषा कैसा है, लैटिन।
और मतलब और हमने लिखा कैसे, इटैलिक्स। अब समझे दोनों मतलब। तो जैसे हमने कहा कोई भोजपुरी वर्ड, तो भोजपुरी कहा तो ये काहो, ये एक्चुअल में ये है भोजपुरी, लिखा हमने किसमें, इंग्लिश में। ठीक इसी तरह से ये जो हम लिखते हैं साइंटिफिक नेम वो होता लैटिन है, लेकिन बाबू हम लिखते कैसे हैं, इटैलिक्स टेढ़ा करके लिखते हैं। गॉट इट ना। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर, ये कहीं से ओरिजिन हो लेकिन इसको डेराइव कहां किया गया है, लैटिन से। ओके। The first word in a biological name represent the genus, while the second component denote the specific epithet. Both the words in biological name, when handwritten, are separately क्या underlined or printed in italics to indicate their क्या Latin origin. ठीक है, underline कर देते हैं. The first word denote the genus start with a capital letter, while the species start with a स्मॉल लेटर. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगिफेरा. क्या समझ गए, पहला लेटर क्या होना चाहिए, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, दूसरे वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, और थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर देना है. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएशन फॉर्म. एग्जांपल मैंगिफेरा इंडिका क्या लिन, मतलब लिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहले नाम दिया था, तो लिन हम लास्ट में लिख देंगे, वो भी कैपिटल लेटर, कैपिटल पहला और सब क्या छोटा. इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस. तो पता चल जाएगा कि सबसे पहले इसको किसने डिस्क्राइब किया था, लिनियस ने किया था. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this. हाँ, कह रहा है कि एक एक को हम नाम दें, सबको हम ऐसे पकड़ के ऐसे मतलब नॉमेनक्लेचर करें, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा एक बना दे कुछ नियम, तो और उसी में कोई उसी नियम में जैसे हम कह दें कि हम जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख लड़के इधर बैठे हैं, 1 लाख लड़की इधर बैठी है, हम नहीं उनको डिवाइड कर पा रहे, हम क्या लाल जो पहने इधर आ जाओ, जो हरा पहने हैं इधर आ जाओ, तो कुछ तो डिवाइड हो गया ना. तो वही कह रहा है कि कुछ तो हम कुछ रूल बना सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable category. जैसे हमने कहा लाल और हरा, इसी तरह से हम कोई भी एक कैटेगरी ले कि जिसके पास 4 पैर हैं वो इधर आ जाए, जिसके पास 2 पैर हैं इधर आ जाए, तो 2 पैर वालों को एक अलग ग्रुप बना दिया और 4 पैर वालों का अलग ग्रुप बना दिया. We, for example, we easily recognize groups such as plant or animals. तो हमने पहला ग्रुप बनाया प्लांट और एनिमल का, जो भाग सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं, जो चल सकते हैं, उनको एनिमल बोल दिया, जो रुके हैं वो plant or dog, cat, insect. The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that. जैसे मैंने कहा कुत्ता, डॉग, आपके दिमाग में आ गया कि 4 पैर वाला है, पूंछ है, ऐसा कुछ दिमाग में इमेज बना. मैंने कहा बिल्ली, इमेज बन गया. मैंने कहा पौधा, पेड़, इमेज बना कि नहीं बना. अब देखो, what image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cat. Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. जैसे कोई मैमल कहा तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, बॉडी पे हेयर होगा, ये सब चीजें. गॉट इट? Likewise, in plant, if we try to talk of wheat, यानी गेहूं, the picture in each of our mind will be of गेहूं and not rice or any other plant. Hence, all these dog, cat, mammal, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient category we use to study organism. The scientific term for these category क्या? अब देखो टैक्सा क्या है, टैक्सॉन क्या है, समझते हैं. देखिए, ध्यान दीजिए. देखो, हमने कहा कि हमने कुछ यहां पे 3 लाइन बना दिया, हमने यहाँ पे कुछ और बना दिया, हमने कुछ यहाँ पे और बना दिया. ठीक है, कहा कि ये 3 पॉइंट है, यहाँ 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है. तो हमने कहा ए डी ई, ये तीनों सिमिलर हैं इसके जैसे, जो हमने पॉइंट यहाँ रखा है कि किसी के पास 2 कान होने चाहिए, 2 आंख होने चाहिए, 4 पैर होना चाहिए. तो ये ठीक है, तो ये एक हो गया टैक्सा, एक टैक्सॉन हो गया. क्या होगा बाबू? हमने कहा कि जिसके पास 5 पैर है, 3 कान है, उनको यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड वाले आ गए, तो इनको कहेंगे दूसरा टैक्सॉन, ये तीसरा टैक्सॉन है. तो हमने कुछ रखा है, कुछ हमने नियम रखे हैं कि ये जो नियम फॉलो करेगा, ये जो क्राइटेरिया पूरा करेगा, उसको हम एक ग्रुप में डाल देंगे. उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे. वो एक फाइलम भी हो सकता है, वो स्पीसीज भी हो सकता है, वो
कुछ भी हो सकता है। तो टैक्सन समझ में आया आपको, अभी और समझ में आएगा आगे। चलिए, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। प्लांट ऑल्सो फॉर्म क्या? टैक्सा। व्हीट इज ऑल्सो अ, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स और ऑल सब क्या है बाबू? बट यू नो दैट a dog is a mammal and mammal are animals, therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different क्या? तो टैक्सा कुछ नहीं है, ग्रुप है बस। क्या है बाबू? ये कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी है। अब देखो, अगर हम यहाँ कहते कि डॉग, यहाँ मैमल्स, डॉग सब एक सिमिलर टैक्सा है तो गलत हो जाएगा। सबका अलग अलग टैक्सा है, सबका अलग अलग ग्रुप है। समझ गए? अब देखिए आगे, देखिए, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट। तो कैरेक्टर के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा बनाते हैं। इसी क्लासिफिकेशन को बोलते हैं क्या? टैक्सोनॉमी। तो कहेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर के हिसाब से ग्रुप में कन्वर्ट करना कहलाता है टैक्सोनॉमी। External and internal structures along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study. Hence characterization, identification, classification and क्या? Nomenclature। ये चार स्टेप याद रखेंगे सीक्वेंस। पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा और चौथा, हाँ, सबसे पहले हम कैरेक्टराइज करेंगे, सारे कैरेक्टर्स को एक याद रखेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन उस कैरेक्टर को फॉलो करता है, और उसके बाद क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। उसके लास्ट में क्या कर देंगे? नॉमेनक्लेचर। क्या करेंगे बाबू? नॉमेनक्लेचर, नाम रख देंगे उसका। ठीक है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज। तो एनिमल्स जो ह्यूमन है उनकी हमेशा क्यूरियोसिटी रही है कि उनको कुछ हमेशा नया नया चाहिए कि ये जानवर क्या हमारे यूज में आ सकता है, इसको कैसे हम मतलब यूज कर सकते हैं, यूजलेस तो भगा देंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे यहाँ देखो, गाय, भैंस ये सब यूजफुल हैं तो पाली जा रही हैं। जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स, उनका कोई यूजफुल नहीं है, हम तो भगा रहे हैं। तो ह्यूमन, जबकि उन सबका धरती पे इक्वल हक है जितना आपका हक है, लेकिन हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए उसको पता करते हैं कि ये हमारे काम लायक है कि नहीं। जैसे नेपाल चले जाओ तो कुत्तों का मीट भी सब बेच देते हैं बाबू। क्यों बाबू? जैसे बड़े बड़े जगहों पे, जो थोड़ा पिछड़ा इलाका है, वहां पे मटन का जो पीस होता है थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो कुत्ते का भी मीट दे देते हैं मटन के नाम पे। बहुत जगह ऐसा पेपर में आया, कितने रेस्टोरेंट को सील किया गया है, जानती है, सुना होगा आपने। तो अब वहां कुत्तों का यूज हो जा रहा है। चलो हम देखो, मोर अबाउट द वेरियस हो गया। पार्टिकुलरली हम भी खाए हैं। हे भगवान, इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेस फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ क्या? फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। जो शुरू में क्लासिफिकेशन हुए थे ये इस बेसिस पे हुए थे कि क्या यूज है, वो क्या है, हमारी यूज है कि हमारी यूज में है कि नहीं। पहला जो क्लासिफिकेशन ऐसे हुआ था। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organism and the diversity, but also the relationship among them. अब देखो, इंसान जो है सिर्फ उनके बारे में नहीं जानना चाहता था, वो ये भी जानना चाहता था कुत्ता का बिल्ली से क्या रिश्ता है, और बिल्ली का चूहे से क्या रिश्ता है, और कुत्ता का चूहे से क्या रिश्ता है। इसको हमने नाम दिया सिस्टमैटिक्स। क्या नाम दिया बाबू? मतलब जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का उनकी आपस में रिलेशनशिप की स्टडी करने लगे कि उनका खुद से क्या रिलेशन है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्या? ऑर्गेनिज्म। लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। उनका बुक है, ये लिख लो वहीं पे, ये लिनियस का बुक था जिसका नाम था सिस्टेमा क्या? नेचुरी। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between क्या? हाँ, अब यहाँ पे पूछ लेगा, क्वेश्चन देगा systematic do not take into account, तो ये गलत हो जाएगा। तो systematic पूरा फाइलोजेनी का भी ख्याल रखता है। फाइलोजेनी का मतलब होता है evolutionary relationship, वहीं लिख लेना। ठीक है, ठीक है। हाँ, किसका?
रैंक, रैंक ना किसमें? देखो बहुत सारे जानवर हैं, मान लो यहाँ पे इतने जानवर हैं, तुम लोग जानवर मान लो, तो हमने दो ग्रुप बनाया, ठीक है। हमने कहा दो ग्रुप बनाया कि जिसके बड़े बड़े लंबे बाल हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे, जिसके छोटे बाल हैं एक ग्रुप में रहेंगे। इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? कि किसी को एक ग्रुप में बांटना कुछ कैरेक्टर्स को लेके, ठीक है। और दूसरा तुमने सिस्टमिज कहा। अब हम क्या करें, दूसरा ग्रुप ये बनाएंगे जो लंबे बाल वाले हैं और जो छोटे बाल वाले हैं, उन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है। जब इसकी स्टडी करेंगे तो ये कहते हैं सिस्टमेटिक्स। बस। अब देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स, यानी कई सारे स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic क्या? Category, and all category together constitute the taxonomic hierarchy। ये सब कंफ्यूजन होता है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ क्या है? स्टेप्स, एक अरेंजमेंट ऑफ क्या है? स्टेप, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। जैसे देखो दो चीजें यहां पे तुमको ध्यान देना है, कैटेगरी, रैंक क्या है, टैक्सॉन क्या है। देखो हमने कहा स्पीसीज, क्या कहा? स्पीसीज, ये एक ग्रुप है, बोलो। हमने कहा जैसे हमारे कोचिंग है, इसमें मान लो कोचिंग में डायरेक्टर हैं, टीचर हैं, स्टाफ है, ठीक है। तो जो हम बोले डायरेक्टर, टीचर, स्टाफ सब हैं, ये तीनों क्या है ना, जब नाम ले लिए रैंक है। क्या है ये? रैंक। और तीनों ही क्या है? ये एक तीनों क्या है बाबू? एक टैक्सॉन है। मतलब कि कोई भी तुमने ग्रुप बना दिया, तीन ग्रुप बनाए, डायरेक्टर्स का ग्रुप, टीचर्स का ग्रुप और किसका ग्रुप, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? एक तरह से एक ग्रुप है, बना है ना, और इनका अलग अलग रैंक है। अब समझे? किसी भी मान लो 5 ग्रुप है, उस पांचों ग्रुप का उस सिस्टम में लेवल क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, पद क्या है, वही कहलाता है रैंक। और ग्रुप बोल दिया तो क्या हो गया? वो टैक्सॉन हो गया या कैटेगरी हो गई। दोनों टैक्सॉन और कैटेगरी क्या हो गया? सेम, सब सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस। तो वही लिखा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, लिखा हुआ है ए टैक्सॉन इज ए यूनिट। ध्यान देना, ए टैक्सॉन इज ए यूनिट। क्या हुआ? हाँ एकदम। ये देखो, अ टैक्सॉन इज अ यूनिट और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, एक ग्रुप है वो ऑर्गेनिज्म का। व्हाइल अ रैंक इज द हायरार्कियल पोजीशन, मींस जो रैंक है वो क्या पोजीशन है। जैसे कि हमने कहा 4 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, ये बाबू डायरेक्टर्स का ग्रुप है, ये टीचर्स का ग्रुप है, स्टाफ का ग्रुप है। इन अब देखो ये हो गया सब क्या? टैक्सॉन। क्या हो गया ये? अब इसमें डायरेक्टर में कौन बड़ा डायरेक्टर, कौन छोटा डायरेक्टर है, ये हो जाएगा रैंक। क्या हो जाएगा? तो किसी भी ग्रुप में उसका पोजीशन क्या है उसे बोलते हैं रैंक, और उस ग्रुप को बोलते हैं क्या? टैक्सॉन, कैटेगरी। ठीक है, इसमें बचा था ना। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। ठीक है, देख लेते हैं। Insects represent a group of organisms sharing common feature like three pair of क्या? Joint legs. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such group of organism? हाँ, कहते क्या? कहते मोलस्का है ना, कह देंगे ऑर्थोपोडा, ये सब ग्रुप ही तो है, कुछ बड़ा ग्रुप है कुछ। रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, सब एक के हैं। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्या? अब कोई पूछेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो रैंक और टैक्सॉन, रैंक और क्या? टैक्सॉन। These taxonomic groups categories are distinct biological entity and not merely morphological aggregates. अब देखो सबसे पहला इसमें आता है स्पीसीज। क्या आता है बाबू? उससे पहले क्या लिखा हुआ देखो, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और divisions. अच्छा, इसका कैसे ग्रुप बना होगा? देखो ध्यान दो, हमने पहले कहा मान लो ऐसे, हम मान लो ऐसे शुरू में लीनियस है, हमने 2 किंगडम बनाए, एनिमल और प्लांट।
तो हमने कहा जो चल सकता है वो एनिमल, जो नहीं चल सकता है वो क्या, मान लो ऐसे एग्जांपल उन्होंने तो आरबीसी और बीसी लिया था ना, सेल वॉल नॉट सेल वॉल ये सब, हम नॉर्मल नहीं चल सकता। अब देखो चल सकता है, फिर हमने बना दिया धीरे चल सकता है और तेज चल सकता है, तो हमने 2 किंगडम बनाया, अब इसका 2 फाइलम बना दिया। तो इस तरह से डिवीजन हुआ, हम समझ रहे ना, कि जो सबसे ज्यादा सिमिलर है, फिर कम सिमिलर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जो सबसे ज्यादा सिमिलर है उसको हम एकदम छोटा बना दिए, फिर कम सिमिलर है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं सिमिलरिटी क्या होती है, बढ़ती है, ऊपर से नीचे यानी किंगडम से स्पीसीज, किंगडम से क्या स्पीसीज, तो सिमिलरिटी बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाएंगे सिमिलरिटी घटती है। ये तो पता है, इससे तो कई सवाल आने वाले हैं। अब देखो पहला पढ़ते हैं स्पीसीज, क्या पढ़ते हैं बाबू, टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। तो फंडामेंटल सिमिलरिटी होनी चाहिए तो स्पीसीज कह देंगे। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। हमारे पास 2 कुत्ते हैं, हमारे पास क्या है बाबू, 2 कुत्ते हैं, दोनों की स्पीसीज अलग होगी क्या, हमने कुत्ता कह दिया, स्पीसीज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उसके ब्रीड क्या हो सकते हैं, अलग, समझ रहे हो ना, कि उसके ब्रीड अलग हो सकते हैं। जैसे स्पीसीज है, अब मान लो हमने कह दिया उसके जीनस अलग हो सकते हैं ना, कि उसके जीनस अलग हो सकते हैं, स्पीसीज सेम है, जीनस क्या हो सकते हैं अलग, या जीनस अलग हो सकते हैं, स्पीसीज भी क्या हो सकता है सेम। अभी हम देखेंगे कि देखो जैसे एक हमारे पास सबसे होता है स्पीसीज, उससे बड़ा क्या होता है जीनस, उससे बड़ा क्या होता है फैमिली, उससे बड़ा क्या होता है ऑर्डर, उससे क्या होता है क्लास। तो हम देखिए कई सारे, एक जीनस के कई सारे क्या हो सकते हैं स्पीसीज, एक सारे फैमिली कई सारे क्या हो सकते हैं जीनस। तो वही कह रहा है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते होंगे, जैसे हमारे पास कुत्ता है बिल्ली है, हमारे कुत्ता और क्या है, दोनों का स्पीसीज क्या है अलग अलग, दोनों का स्पीसीज क्या है, और हम देख के बता सकते हैं कि जो कुत्ता बिल्ली है उसका साइज छोटा सा कुत्ते से क्या होता है छोटा होता है, देख के नहीं बता सकते। तो कह रहा है कि 2 स्पीसीज के बीच में हम अंतर कर सकते हैं कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखकर भी। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा, चलो एग्जांपल लेते हैं मैंगीफेरा का। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा क्या है जीनस है, इंडिका लगा दोगे तो आम हो जाएगा, बोलो यस। सोलैनम ट्यूबरसम पोटैटो है, पैंथेरा लियो क्या है, ऑल द 3 नेम्स इंडिका ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज, वही हुआ ना। तो दूसरा नाम है, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera क्या है बाबू जीनस, and represent another higher level of taxon or category। तो कह रहा है स्पीसीज से बड़ा लेवल है कौन, जीनस, उसी बात कर रहा है। each genus may have one or more than one species representing different organism but having morphological क्या similarities। तो हो सकता है कि 2 एक, जैसे कि हम देखेंगे कि मतलब कि हमको देखने में लग रहा है दोनों सेम है क्योंकि दोनों के जीनस सेम है, लेकिन दोनों की स्पीसीज क्या है अलग अलग। तो हो सकता है कि मॉर्फोलॉजिकली अलग भी हो या सिमिलर भी हो, बट हैविंग, फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पीसीज कौन टिग्रिस, सोलैनम सोलैनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक क्या निग्रम, है ना। कह रहा है कि देखो सोलैनम जो था ये क्या है जीनस है, इसके ट्यूबरसम क्या हो गए स्पीसीज, ट्यूबरसम कह दिया तो क्या हो गया आलू हो गया, पोटैटो हो गया बोलो, और अगर कह दिया क्या निगरम, निगरम क्या है मकोई होता है, मकोईचा जानते हो, मकोईचा मेला मिलता है यस। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है मिलोनजेना, ध्यान दीजिए। तो यहां पे कह रहा है नाइग्रम, यानी कि जो हमारे पास यहां पे एक और आ गया कौन, हाँ बैगन जो होता है, समझ रहे हो ना। तो कह रहा है कि बैगन आलू और मकोई क्या तीनों में अंतर नहीं है, अरे बिल्कुल अंतर है ना, लेकिन तीनों का जीनस क्या है अंतर, इसलिए क्योंकि स्पीसीज क्या है अलग है, समझ में आया। ओके टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आ गया आगे। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस व्हिच इज ग्रुप्ड इनटू जीनस क्या होमो। The scientific name thus the human being is written as Homo sapiens। समझ आया। तो बस इतना समझना है कि स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है और इससे बड़ी क्या होती है जीनस, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो हम कह सकते हैं पैंथेरा, पैंथेरा क्या है जीनस, पैंथेरा क्या है बाबू, इसका क्या है बाबू लियो, लियो माने लॉयन, नहीं लायन नहीं,
लियोपार्ड होता है ना, हाँ हाँ ठीक है, लायन होता है। और क्या है, टिग्रिस, टिग्रिस में कौन आता है, टाइगर। और कौन होता है, पार्डस, ये कौन होता है, लियोपार्ड। अभी देखेंगे आगे। तो हम कह रहे हैं कि जीनस के तीन तीन स्पीसीज हो गए, और ये क्वेश्चन बनेगा। और तीसरा दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सोलैनम के कितने स्पीसीज, तीन। कौन कौन, ट्यूबरसम, निग्रम और मिलानजुला। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा है, खुद देखो, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या स्पीसीज। जीनस क्या है वो, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। अब रिलेटेड कहा है, मतलब कुछ तो मिलता जुलता रहना चाहिए ना। ओके, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो जैसे देखो क्या कह रहा है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, वी कैन। अच्छा, इसका मतलब क्या है बताओ, पहला दूसरा लाइन पढ़ो जल्दी, बताओ मतलब क्या उसका। बाबू इसे पानी लेना जरा मेरे को। कह रहा है देखो, ये देखो, देखो कह रहा है कि ये एक जीनस है, इसके तीन स्पीसीज है एबीसी, ये एक जीनस है, इसके तीन स्पीसीज एक्स वाई जेड। तो इन दोनों का पास आपस में सिमिलरिटी ज्यादा होगी कि इसका इससे सिमिलरिटी ज्यादा होगा, समझ रही हो। अब देखो क्या कह रहा है कि जीनस जो होने चाहिए रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होना चाहिए, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। मतलब इनका आपस में कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा मिलना चाहिए इन कंपेरिजन टू किसी और स्पीसीज से, बस। ठीक है, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट, एग्रीगेट माने ग्रुप, हाँ एग्रीगेट माने इकट्ठा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्या स्पीसीज। एग्जांपल दिया, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस क्या, सोलेनम। लायन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस with several common features are also all species of genus Panthera। देख लिया हमने। This genus differ from other genus Felis which include क्या, कैट। एक और यहाँ पे याद रख लो, फेलिस, फेलिस भी एक जीनस है जिसमें कौन आती है, कैट। तीन जीनस हमने अब तक याद कर लिया। पहला क्या, सोलेनम, दूसरा पैंथेरा, तीसरा फेलिस। ठीक है, ओके। अब आती है फैमिली। The next category family has a group of related क्या, genus with still less number of similarities as compared to genus and। तो जैसे से ऊपर जा रहा है सिमिलरिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। Families are characterized on the basis of both vegetative and क्या, reproductive feature of plant। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फैमिली को हम कैटेगराइज किए हैं इन दोनों पे, दोनों बेसिस पे। Among plant for example 3 different genera सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली। एक और हमको पता चला फैमिली। अच्छा एक मिनट, जेनेरा क्या पता चला, सोलेनम। सोलेनम में कौन बना था देखा था हमने। अब इसमें देखो एग्जांपल दिया पेटूनिया का और धतूरा का, जो कि फैमिली, जिनकी फैमिली क्या है, सोलिनेसी है। एमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल, जरा पास करना पानी, पढ़ो जरा एक लाइन। एनिमल्स में कह रहा है जीनस है पैंथेरा, उसमें आता है लायन, टाइगर और लियोपार्ड। इन सबको किस फैमिली में डाला गया है बताओ, विथ जीनस फेलिस। फैमिली कौन सा है, फेलिडी। कौन सा फैमिली है, फेलिडी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली। जो कैट का है, कैट की फैमिली क्या होती है, फेलिडी। सी से कैट मत पढ़ना, गड़बड़ा जाएगा। सी से क्या, कैनेडी है डॉग, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, कैट में फेलिडी। ये फैमिली इसकी याद रखना होगा। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर में किसका ग्रुप है,
ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सनिक, मतलब ग्रुप ऑफ फैमिली क्या हो जाएगा? ऑर्डर। अरे ग्रुप ऑफ जीनस क्या था? फैमिली। ग्रुप ऑफ फैमिली क्या होगा? ऑर्डर। ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या था? जीनस। वही लिखा है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा। जैसे से ऊपर जा रहा है कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं? कम सिमिलर होते जा रहे हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोलुलेसी, देखो ध्यान से, कन्वोलुलेसी, सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर क्या? पॉलीमोनियल्स। यानी कि लास्ट में एसी एसी रहेगा तो समझो क्या है वो, या फिलिडी रहे तो सब क्या है बाबू? फैमिली है। और लास्ट में एल्स आ जाए तो क्या हो जाएंगे? ऑर्डर। तो यहां पे एक क्वेश्चन पहला बनेगा कि कन्वोलुएसी, सोलिनेसी, ये सब जो फैमिली है वो किस ऑर्डर के अंतर्गत आती हैं? पॉलीमोनियल्स। रखना पड़ेगा कि वहीं पे लिख लो लिख दो ना, पॉलीमोनियल्स लिख दो, और उससे ये पॉलीमोनियल्स हो गया, ये ऑर्डर है, इससे ऐसे दो फैमिली निकाल दो। एक क्या है बाबू? कन्वोलुलेसी, और एक सोलिनेसी। ये दोनों इसमें आते हैं, ये दोनों फैमिली। ये सब क्वेश्चन ऐसे रखना पड़ेगा। ओके, और किस बेस पे है बाबू ये सब? फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे। किस बेस पे? द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, इसके अंदर कौन सी फैमिली आती है? कैनिडी और फेलिडी। वही नीचे लिख लो कि कार्निवोरा जो है हमारा, इससे दो निकाल दो फैमिली, फेलिडी और कैनिडी। ये सब आप रिवीजन करोगे तो फटाक से हो जाएगा। कार्निवोरा से दो निकाल दो एरो, एक तरफ फेलिडी और एक तरफ कैनिडी। अब आता है क्लास। तो कई सारे ऑर्डर को मिला क्या बोलते हैं? क्लास। एग्जांपल है प्राइमेटा, ठीक है, जिसमें मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिबन आता है। इन क्लास मेमेलिया किस क्लास में रखा गया है बाबू? हाँ, ये ऑर्डर है प्राइमेटा। इस प्राइमेटा में कई सारे मंकी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, गिबन आते हैं। इनको किस क्लास में रखा गया है? मेमेलिया। ठीक है, ओके। विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक, हाँ, टाइगर, कैट एंड डॉग्स। तो दो ऑर्डर यहां रखना, प्राइमेटा और कार्निवोरा। प्राइमेटा को एरो करके कई सारे वहीं पे लिख दो एग्जांपल। प्राइमेटा में आते हैं कौन? मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। और मेमेलिया में आते हैं कौन? हाँ, उनको क्लास मेमेलिया में रखा गया है। और कार्निवोरा में आते हैं कौन बाबू? हाँ, ये सब। मतलब कि क्लास है एक मेमेलिया। कौन क्लास है बाबू? इसमें ऑर्डर है दो, मान लो फिलहाल। वो क्या है दोनों? एक है कार्निवोरा और एक क्या है बाबू? प्राइमेटा, है ना। प्राइमेटा में कौन कौन आ रहा है? मंकी, गिबन और गोरिल्ला। और इसमें कौन आ रहे हैं? कैट, डॉग और टाइगर। डॉग भी है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। ऐसे भावना के चार्ट याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, फाइलम classes comprises animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category। क्या? कई सारे क्लास को मिला क्या बनते हैं? फाइलम बनता है, ठीक है। all these based on the common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in क्या? फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा में होने के लिए फीचर क्या चाहिए? कि नोटोकॉर्ड होना चाहिए और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ये सब पढ़ा हमने एनिमल किंगडम में, होना चाहिए। इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड इन अ हायर कैटेगरी कॉल्ड। तो जैसे एनिमल्स में फाइलम होता है, ऐसे प्लांट में क्या बोलते हैं? इसको डिवीजन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, स्पीसीज से बड़ा कौन है? जीनस। उससे बड़ा फैमिली से बड़ा, ऑर्डर से बड़ा, उससे बड़ा प्लांट में सबसे बड़ा किंगडम। तो कैसे याद किया इसको? कोई ट्रिक बताओ जी। एक जगह देखे थे, उसमें लिखा था अच्छा, नहीं याद है क्या? ऐसे याद है भाई से। देखो सबसे नीचे क्या है? ट्रिक की जरूरत नहीं। सबसे नीचे क्या है? उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा क्लास। हाँ, ऐसे देखो, SGF, क्या? SGF, उसके बाद O, हाँ ऐसे कुछ OC याद रखो, OC। और फिर ऊपर हमको याद है कि किंगडम होता है, फिर क्या होता है? फाइलम। इसी में 5 में कंफ्यूजन होती है, तो इसको याद रखना। सबसे नीचे स्पीसीज है, उसके ऊपर जीनस है,
ठीक है ना, उसको इसी के पास फोकल याद है, फोकल होता है ना, फोकल, फोकल है फॉर फैमिली, ओ फॉर, और कल मतलब क्लास, बस हो गया। नीचे का दो याद रहता है, ऊपर का दो याद रहता है, बीच में दिक्कत होती है तो नीचे जाते फोकल, क्या फोकल लेंथ पड़ा है ना, फोकल है फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर। अब जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे सिमिलरिटी क्या होगी, कम होगी। सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें है, स्पीसीज में, ठीक है बाबू। किंगडम, किंगडम देखिए, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू, ऑल एनिमल्स, all animals belonging to various phylum are assigned in highest category called kingdom. Animalia is the classification system of क्या, animals. The kingdom Plantae on the other hand distincts and comprise all plants from various division. Henceforth we will refer to these two groups as animal plant kingdom. The taxonomic category from species to kingdom have shown in ascending order starting with species. तो ये जो ऊपर ये दिखाया गया ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में। These are broad categories. However, taxonomists have developed sub-categories in this hierarchy to facilitate sound and scientific placement of areas. तो इसके भी कई सारे, जैसे हमने देखा है कि कई किंगडम के अलग अलग लेवल है, उसके क्लास क्लास, कोई कह रहा है सब कैटेगरी बनाई गई है। Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics go on क्या, decreasing. Lower the taxa, more the characteristics the member within the taxon share. ठीक है, तो ऊपर का जो लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होता है, ये हो गया असर्शन, और नीचे वाला रीजन हो गया लोअर से, कि जैसे टैक्सा कम होता जाता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, शेयर कॉमन होते हैं। हायर द कैटेगरी द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सेम लेवल हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हायरार्की वैसे वैसे सिमिलरिटी क्या होती जाएगी, कम होती, सीधी मतलब यही है। Okay, table 1.1 indicate the taxonomic categories to which common organism like housefly, man, mango and, चलिए देख लेते हैं ये वाला देख लो, कॉमन नेम मैन, मैन का बाबू बायोलॉजिकल नेम क्या बताओ, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। जैसे मान लो तुम चले गए, बताया था ना, तुम लोग कहीं किसी ग्रह पे चले गए मान लो, तो क्या होगा, तुम क्या बताओगी, खुशी मार के फेंक देंगे सीधा धरती पे, हाँ कहोगी कि मैं होमोसेपियन हूँ कहोगी ना, कहेगा इसे थोड़ी होता है, तुम चलो ये बताओ तुम्हारा, अब तुम चलो आज तुम्हारा डाटा हम तैयार करते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, ठीक है, तो तुम कहोगी कि तुम्हारे धरती पे तुम क्या बुलाते हैं, तो कहोगी मैन, वुमैन, ये सब कहोगी ना। फिर कहोगी कि तुम्हारा बायो पूछेगा कि तुम्हारा स्पीसीज क्या है, तो क्या बोलोगी, क्या बोलोगी, स्पीसीज सेपियंस। जीनस क्या बोलोगी, होमो, उसके ऊपर क्या आता है, एफ। फैमिली क्या बोलोगी, होमिनिडी, होमिनिडी क्या फैमिली बोलोगी, होमिनिडी। उसके ऊपर क्या आता है, ऑर्डर क्या बोलोगी, प्राइमेटा। उसके ऊपर क्या आता है, क्लास क्या बोलोगी, मेमेलिया। उसके ऊपर क्या आता है, फाइलम, फाइलम क्या बोलोगी, कॉर्डेटा। और किंगडम क्या बोलोगी, एनिमल। कोई मक्खी पहुंच गई तो क्या बोलेगी वो, कि मैं मस्का डोमेस्टिका हूँ, मेरी जीनस मस्का है, ठीक है, और मैं मस्का पे बैठती हूँ बायोलॉजिकल नेम उसका कहेगी मेरा स्पीसीज क्या है, डोमेस्टिका है। मस्कीड, फैमिली क्या है, मस्कीडी। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। क्लास क्या है, इंसेक्टा। फाइलम क्या है, ऑर्थोपोडा। किंगडम क्या है, एनिमेलिया। बायोलॉजिकल नेम इसका मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा जीनस। अच्छा इसको मैंने याद किया था, पता है क्या, ये बड़ा कठिन था ये वाला हमको याद करना। हाँ ये तो हम ही बताए थे ये, हाँ यही मैंने याद किया था। आम की फैमिली क्या, अनार, और ऑर्डर क्या, सांप। तो आम की फैमिली क्या होगी, अनार, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, सांप, याद हो जाएगा। और क्लास क्या है, डाइकॉट, और ये एंजियोस्पर्म, सब एंजियोस्पर्म ही है दोनों। वीट में वीट का नाम क्या आएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस क्या हो गया, ट्रिटिकम। फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, और क्लास क्या है, मोनोकॉट। ठीक है ना, तो ये था ये चैप्टर आपका। समरी पढ़ लीजिए फटाक से 2 मिनट में, समरी पढ़ लीजिए। हाँ एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ तुम इसी के पास हो रहा हो, सिर्फ उसी के साथ घटना कोई घट रही है, एक्सक्लूसिव। तो वन शॉट नहीं हेड शॉट है, पता है ना ये।
हेडशॉट मतलब जानती हो? हाँ, डायरेक्ट मतलब एकदम किल कर देगा टारगेट को। गेम खेले हो तुम लोग? बाबू तुम खेले हो गेम? हेडशॉट मारे हो कभी? आता नहीं ये हेडशॉट। हाँ, और जब हेडशॉट लगना होता है तो स्लो मोशन में जाता है। अगला चैप्टर किसका बनाना है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ब्रीदिंग का तो पढ़ा हुआ है, वो तो देख ही लिए होगे। कमेंट नहीं करते हो तुम लोग? करवा दिया करो किसी से, मतलब क्लास में जो होते हैं सब तो पढ़ो। कोई अगर देख किसी नहीं होता है, पॉल एंड रॉबर्ट्स जानते हो? पॉल एंड रॉबर्ट्स, हाँ, पॉलन खा के चले जाते हैं, पॉलिनेशन और पॉलिनेशन नहीं करते हैं। यही हो तुम लोग। हाँ, सब देख के चले, लाइक करेंगे ना कमेंट करेंगे। बिहार इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं।